अब बात मिडिल ईस्ट की हालात की। ईरान और अमेरिका की जंग अब किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकन मीडिया का दावा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगले 48 घंटों में ईरान पर फिर से हमला शुरू करने का आदेश दे सकते हैं। ट्रंप कल अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ ईरान पर हमले के मिलिट्री ऑप्शंस पर सलाह मशवरा करेंगे। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान के हाथ से डील का वक्त निकल रहा है। अब ईरान भयंकर तबाही के लिए तैयार रहे। इसके साथ ही ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान की तबाही दिखाने वाली कई मीम्स भी पोस्ट किए, जिसमें ईरान पर चौतरफा हमला करके उसे तबाह करने का संकेत दिया गया है। उधर ईरान ने भी फिर से जंग छिड़ने के संकेत दिए। ईरान के टेलीविजन चैनल्स पर जनता को हाथों में राइफल लेकर युद्ध के लिए तैयार दिखाया जा रहा है। इजरायल ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना मिलिट्री मिशन तेज कर दिया है। इस बीच कल रात यूनाइटेड अरब अमीरात के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ। यूएई के बराख न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कल रात ड्रोन अटैक की वजह से आग लग गई थी। चूंकि आग न्यूक्लियर पावर प्लांट के जनरेटर में लगी थी, इसलिए पावर प्लांट के रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी तक किसी भी देश ने यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। ना ही यूएई ने इस हमले के लिए किसी पर आरोप लगाया है। यूएई का बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट अरब देशों में बना इकलौता न्यूक्लियर प्लांट है, जिसको साउथ कोरिया की मदद से लगाया गया था। बराक पावर प्लांट से यूनाइटेड अरब अमीरात को 25% बिजली सप्लाई होती है। भारत ने यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में एटमी प्लांट पर हमले को बहुत उकसावे वाली कार्रवाई बताया है और सभी पक्षों से सब्र से काम लेने की अपील की है। नॉर्वे के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज युद्ध को सबके लिए नुकसानदेह बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मसलों का हल बातचीत से ही होना चाहिए। आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाए जाने पर भी कड़ा एतराज जताया है। यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने कहा कि सिविलियन क्रू मेंबर्स को निशाना बनाना और समंदर में आवाजाही में बाधा डालना सरासर गलत है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल इलाके में किसी को भी शिप्स की आवाजाही बंद करने का अधिकार नहीं है। असल में पिछले हफ्ते एक भारतीय जहाज हाजी अली पर ओमान की खाड़ी में हमला हुआ था। हमले के बाद यह जहाज समंदर में डूब गया था। हालांकि इससे पहले ओमान की सेना ने भारतीय शिप पर सवार 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया था। हाजी अली शिप सोमालिया से यूएई के शारजाह जा रही थी। इस भारतीय जहाज पर हमला किसने किया था, यह तो साफ नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट को मार्च महीने से ईरान ने बंद कर रखा है और वहां से गुजरने वाले सभी शिप्स को ईरान की नेवी से परमिशन लेनी पड़ती है। युद्ध की वजह से पर्शियन गल्फ में फंसे ज्यादातर भारतीय कमर्शियल शिप्स अपने देश वापस लौट चुके हैं। इस बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मरीन ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए एक नई संस्था बनाने का ऐलान किया है। इसका नाम पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी होगा। यह अथॉरिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स की आवाजाही को कंट्रोल करेगी। ईरान ने कहा है कि वो हॉर्मुज से आने जाने वाले जहाजों से टोल की वसूली करेगा। वसूली का यह काम नई अथॉरिटी करेगी और इसी अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके तमाम शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर सकेंगी। हालांकि ईरान ने अब तक पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की ज्यादा डिटेल्स जारी नहीं की हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर दुनिया का 20% ऑयल और गैस गुजरता है और 30% फर्टिलाइजर भी इसी समुद्री रास्ते से जाता है। मार्च से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस के साथ साथ फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल्स का बड़ा संकट पैदा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर हैं। मोदी दुनिया के सभी बड़े नेताओं को यह समझा रहे हैं कि जंग से किसी का भला नहीं होगा, सबका नुकसान ही है। आज नॉर्वे में भी मोदी ने कहा कि दुनिया बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है।
इस वक्त सबको मिलकर समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में भारत ने नॉर्वे के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत की है। आर्कटिक क्षेत्र में भी दोनों देशों ने साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। नॉर्वे के साथ स्ट्रेटेजिक डील्स के अलावा आज ऑस्लो में प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के किंग हेराल्ड और क्वीन सोनिया से मुलाकात की। नॉर्वे ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। आज प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन के लिए नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोनों देश आतंकवाद को जड़ से खात्मा करने के लिए कमिटेड है। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। टेररिज्म के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। कल ऑस्लो में प्रधानमंत्री मोदी नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे, जिसमें नॉर्वे के अलावा स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड भी शामिल होगा। इस समिट में भी ईरान और अमेरिका की जंग की वजह से दुनिया भर में पैदा हुए एनर्जी क्राइसिस पर बात होगी।